सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर व्यूअर्स, माय नेम इज़ बिट्टू और आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आखिर होते क्या है? तो दोस्तों आप ऐसा समझिए कि आपने एक पेज को तोड़ा और वो पेज को तोड़ते 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 आप ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हो जहां आप उसको तोड़ नहीं सकते। वो सबसे फंडामेंटल सबसे बेसिक चीज़ है। तो ऐसे ही दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे आर्टिकल्स कुछ ऐसे लॉज भी बने हुए हैं जो बहुत ही फंडामेंटल इन नेचर है और ये जो चीज़ है वो गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही लॉज को हम लोग कहते हैं राइट्स और ये होते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये जो राइट्स हैं इन्हीं को कहते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स, जो कि बहुत बेसिक इन नेचर है और जिसको हर एक आदमी को मतलब हर एक आदमी को दिया जाता है, हर एक सिटीजन को दिया जाता है ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सके। सो दोस्तों बात करते हैं हम लोग व्हाट इज बिल्स ऑफ राइट। तो दोस्तों ऐसी जो लिस्ट है ना, ये राइट फंडामेंटल राइट्स का जो लिस्ट है उसी को कहते हैं हम लोग बिल्स ऑफ राइट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंटेन होता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसका फंडामेंटल राइट का फीचर क्या है। दोस्तों देखिए, एक ऑर्डिनरी राइट वो होता है ना जो आम जैसे लेजिस्लेटिव से पास होता है, लेकिन ये होता है ये ऑर्डिनरी राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में ये अंतर है ना कि ऑर्डिनरी राइट्स जो होते हैं ना वो लेजिस्लेटिव से पास हो जाते हैं और लॉ के द्वारा इन्फोर्स्ड और उसको मेंटेन किया जाता है। लेकिन फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं होता, ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ रहता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही इसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, अगर आप ऑर्डिनरी राइट्स में कुछ मतलब अगर अमेंडमेंट लाना चाहते हो तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि पार्लियामेंट में जाके ला सकते हो। लेकिन आपको फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट चाहिए तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो हटाया नहीं जा सकता। वो कभी कभी कभार में आपको रोका जा सकता है, कोई अगर नेशनल इमरजेंसी हो या नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा उठे उसमें रोका जा सकता है, लेकिन कभी हटाया नहीं जा सकता दोस्तों। सॉरी, आगे का बात करें। सो फंडामेंटल राइट इतने इंपॉर्टेंट है कि जुडिशरी है ना वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को भी दोषी ठहरा सकती है, इलीगल ठहरा सकती है। खुद पूरे के पूरे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव सिस्टम को इलीगल ठहरा सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट्स पर अगर उन्होंने उसको हटाना चाहा या फिर उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करना चाहा तब वो इलीगल बात है। अब हम लोग आगे आते हैं दोस्तों कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 5 to 6 फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट वाले हैं जिसके अंदर सब डिविजन्स आते हैं। तो दोस्तों पहला जो है वो है राइट टू इक्वालिटी। इसके अंदर आता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ और आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रेसेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ और उसके टाइटल्स, एबोल्यूशन ऑफ बेगार वगैरह और राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये सब आते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों आर्टिकल 16(4) कहता है कि एवरीबडी हैज़ अ इक्वल चांस टू गेट एम्प्लॉयमेंट और कोई भी जो स्टेट है ये कभी कभी ये ना सोचे कि अगर हमको बैकवर्ड क्लासेस को आगे बढ़ाना तो हमको रिजर्वेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है पावर कि आप रिजर्वेशन का सिस्टम लाओ जिससे जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो अच्छे से जी सके, उनको भी इक्वालिटी मिले, वो भी एम्प्लॉयड हो सके। ये हमारे खुद आर्टिकल में लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग किसी को फोर्स नहीं कर सकते या फिर किसी को हटा नहीं सकते। एवरीबडी हैज़ द इक्वल चांस टू लिव इन दिस कंट्री एंड एवरीबडी हैज़ इक्वल चांस टू बी एम्प्लॉयड, वेदर इट इज़ फ्रॉम अ बैकवर्ड क्लास और इट इज़ फ्रॉम जनरल और इट इज़ फ्रॉम एनी कास्ट। सो सबको इक्वल चांस है एम्प्लॉयमेंट का दोस्तों। इसके बाद रिजर्वेशन को खुद सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करती है खुद कॉन्स्टिट्यूशन भी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बाद हम लोग दूसरे फंडामेंटल राइट का आगे बढ़ता है तो ये है राइट टू फ्रीडम। इसमें आता है आपका जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू लिव। आप टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी में कहीं भी जा सकते हो, आप कोई भी जगह खरीद सकते हो, आप ग्रुप्स में जा सकते हो, आप अपना कुछ भी बना सकते हो, आप अपना कोई ग्रुप बना सकते हो, आप अपना आर्म बना सकते हो। तो इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन है। सो दोस्तों इसमें आता है एक अब इसको बात करते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। सो माय दोस्तों एक आर्टिकल 21 ये कहता है कि एवरी सिंगल बॉडी हु इज लिविंग हैज़ अ राइट टू लिव, यानी कि कोई लिविंग बॉडी है जो हमारे कंट्री में रहता है उसको राइट है रहने का, उससे कोई ये राइट छीन नहीं सकता है। इवन दोस्तों हमारे यहाँ ये है कि आप कुछ हमारे यहाँ ये कि आप आसानी से प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, जैसे सब कोई प्रोटेस्ट करते हैं सॉरी माय फ्रेंड्स। तो फ्रीडम टू डू प्रोटेस्ट ये हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ जगह पर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ लिमिटेशन है।
जैसे कि दोस्तों बात करें तो एक्सेप्शन और लिमिटेशन में क्या है तो देखते हैं। अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ टू फॉर्म ग्रुप्स है तो ऐसा नहीं कि आप प्रोटेस्ट करने गए और बंदूक लेके चले गए, ऐसा नहीं है। आपको आर्म्स के साथ नहीं जाना है, आपको आर्म बनाना है, आपको ग्रुप बनाना है, ये जा सकते हो। आप आर्म्स या फिर बुलेट्स वगैरह के साथ नहीं जा सकते हो, गन्स वगैरह के साथ नहीं जा सकते हो, इट इज़ इलीगल। अगर कोई भी पब्लिक ऑर्डर में कुछ गलत हो रहा है दैट इज़ इलीगल। उसके बाद दोस्तों बात कर सकते हैं तो ये एक आता है प्रिवेंशन डिटेंशन का। तो ये एक आता है फ्रॉम जिसको कहते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन। ये क्या होता है दोस्तों बताता हूँ मैं। प्रिवेंशन डिटेंशन उसको कहते हैं जैसे अगर आप मान के चलो आपसे कोई आपका लाइफ छीन नहीं सकता है, या फिर आपको कोई बिना सबूत के आप कोई कोर्ट में बंद नहीं कर सकता, कोई जेल में डाल नहीं सकता, कोर्ट में ले आ सकता है, लेकिन अगर आपको जेल में डालना हो तो वो नहीं कर सकता, अरेस्ट आपको बिना सबूत पर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये सस्पेक्ट हो जाता है आप पर कि आप कोई एंटी नेशनल मूवमेंट में साथ दे रहे हो जो देश के खिलाफ है, पब्लिक इशू के खिलाफ है, पब्लिक के हित में खिलाफ है, तब आपको 3 मंथ्स के लिए लिया जा सकता है एज अ एप्रेहेंशन यानी कि शक वगैरह के आधार पर आपको 3 मंथ्स के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। ये था हमारे पास राइट टू फ्रीडम। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन में। तो इसमें भी 2 पार्ट आते हैं आपके। जैसे आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व, जैसे आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर कोई कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो। आपको सबसे पहली बात तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना ही नहीं, ये सबसे घटिया चीज़ है। अगर आप कोई ये उम्मीद कर रहे हो कि वो लोअर कास्ट का है तो वो ये कम काम कर सकता है, ये गटर साफ कर सकता है, ऐसा नहीं है। सबको को इक्वल मतलब सबको को साफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसको जबरदस्ती लाके कर रहे हो। अगर उसके मर्जी के खिलाफ जाओगे तो दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो आप पर केस कर सकता है। और फंडामेंटल राइट्स का केस बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है दोस्तों, ये बहुत खतरनाक केस होता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इसके आगे दोस्तों अगर आप चाइल्ड लेबर करवा रहे हो यानी कि 14 ईयर्स के कम उम्र वाले बच्चों से अगर आप जबरदस्ती काम करवा रहे हो तो वो गलत है, आप उसके लिए भी अरेस्ट किए जा सकते हो। इसके बाद हम लोग चलते हैं राइट टू डू योर रिलीजन प्रैक्टिसेस, राइट टू फ्रीडम टू डू रिलीजन प्रैक्टिसेस। इसके अंदर दोस्तों कोई गवर्नमेंट आपको कोई स्पेसिफिक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकती। आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उसको बढ़ा सकते हो, आप उसके परंपरा को फॉलो कर सकते हो। इसमें भी एक लिमिटेशन ये दोस्तों कि अगर आपके रिलीजन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक इशूज़ के खिलाफ है, जैसे सती प्रथा। सती प्रथा में क्या था कि औरतों जो विधवा हो गई थी उनको जबरदस्ती जला दिया जाता, चाहे उनका मन करे या ना करे जबरदस्ती जला दिया जाता था, तो दैट वाज रॉन्ग और इसीलिए इसको हटा दिया गया। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आप कोई मंदिर में जाओगे तो आपके सर पर नारियल फोड़ा जाएगा, तो इसको भी हटाया जाएगा। सो ऐसे ऐसे चीज़ें जो कि पब्लिक ऑर्डर में या फिर पब्लिक के हित में खिलाफ है, हित के खिलाफ है, तो उस पर केस किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। सो ये यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेशन, और जो कि एक अच्छा लिमिटेशन है। और हाँ दोस्तों अगर आपको मतलब 3 मंथ्स के लिए अगर आप पर एप्रीहेंशन लगाया जा रहा है यानी प्रिवेंशन डिटेंशन, तो आपको अरेस्ट किया जाएगा ओनली फॉर 3 मंथ्स। ये नहीं कि मुझे हमेशा के लिए अरेस्ट किया जाएगा, फिर आप पर सुनवाई होगी, आपको छोड़ भी जा सकता है अगर आप गिल्टी फाउंड ना हो तो। सॉरी माय फ्रेंड्स। इसके आगे चलते हैं, वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इसमें क्या है दोस्तों मेरे, कोई भी माइनॉरिटीज़ का ग्रुप है, सबसे पहले माइनॉरिटीज़ है कि ऐसे सब सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो कि नंबर में लेस हो, मेजॉरिटी से कम हो, उन्हीं को हम लोग माइनॉरिटीज़ कहते हैं। या फिर वो अपना कोई पैकेट्स या फिर कोई डेफिनेट एरिया में रह के अपना रिलीजन को प्रैक्टिस करे, उन्हीं को हम लोग माइनॉरिटीज़ कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप माइनॉरिटी से उनका हक छीन सकते हो, नहीं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। माइनॉरिटी से आप उनका हक नहीं छीन सकते। माइनॉरिटीज़ को भी उतना ही इक्वल स्टेटस मिलेगा जितना मेजॉरिटीज़ को मिलेगा। ये नहीं कि माइनॉरिटीज़ है तो मेजॉरिटी कंट्री में मेजॉरिटी वाले रिलीजन को फॉलो करना है, नहीं। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री और इट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी माय फ्रेंड्स। तो आप कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस करो। आप अगर हिंदू हो तो आप मुस्लिम का रिलीजन को भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मुस्लिम है तो आप हिंदू के भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी रिलीजन के प्रैक्टिस को आप फॉलो कर सकते हो। आपको कोई ऐसे ये नहीं है, रोक टोक नहीं है। इसके आगे चलते दोस्तों, गवर्नमेंट जो है ना वो ये मतलब गवर्नमेंट को ऐसा रूल नहीं है कि अगर आप मुस्लिम हो तभी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, आप हिंदू हो तभी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। हमारे कंट्री में एवरी रिलीजन हैज द इक्वल अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान में क्या है कि अगर आप सिर्फ कोई आप इस्लाम से बिलोंग करते हो या फिर आप मुस्लिम कम्युनिटी हो तब भी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, जो कि मेरे अनुसार तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सबको आने का मौका देना चाहिए, सबको अपने अनुसार अपने चीज़ों को रखने का एक चांस तो कम से कम देना चाहिए। इसके आगे दोस्तों
एक लास्ट वाला है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, राइट टू डू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आप, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फेवरेट था और ये वो मानते थे ये जान है कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आपको आप पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो आप अपने मैटर को कोर्ट में लेके जा सकते हो, आप आगे लेके जा सकते हो। अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है तो आप कोर्ट में वो चीज़ कह सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे आते हैं दोस्तों, बहुत सारे डायरेक्टिव्स आते हैं, बहुत सारे चीज़ें आते हैं जो आपको फॉलो करना रहता है। तो जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे आ जाता है हैबिस कॉर्पस, या फिर आ जाता है आपका प्रोसीजर्स, या फिर प्रोहिबिशंस, उसके बाद मैरबेडस या कोआ वारंटो। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब चलते दोस्तों हम लोग कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में। सो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं, और लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में हमेशा ये मतभेद रहता है, यानी कि हमेशा ये चलते रहता है कि यार आखिर जैसे कि मतलब जैसे आप ही समझिए, जैसे फंडामेंटल राइट लिमिट्स करता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कौन चला रही है? लेजिस्लेटिव ही। तो लेजिस्लेटिव को कभी कभी फंडामेंटल राइट से कुछ कुछ प्रॉब्लम होते हैं। अगर जैसे सपोज करो दोस्तों, अगर आपको जमींदारी हटाना, जमींदारी वॉज अ वेरी बैड थिंग, तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी आ जाता है। तो ये इस तरह का कि कोई कोई राइट से क्या होता है ना कि डिसीजन को रोक देते हैं। अब इसमें बात करते हैं हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं? ऐसे पॉलिसीज होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए, जो अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड होते हैं। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल रहते हैं ना, इनका 3 मेजर पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है, सोसाइटी के फेवर में, उनके अपब्रिंगिंग में, उनके गोल्स में लेकर के आपको डिसीजंस लेने हैं। दूसरा कि फंडामेंटल राइट्स के अलावे भी आपको ऐसे राइट्स बनाने होंगे जिसको पीपल एंजॉय कर सके। तीसरा, आपको पॉलिसीज ऐसी बनानी है जिसको लोग अडॉप्ट कर सके। ये तीनों आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। तो जब ये सोचा गया कि जमींदारी को हटा देते हैं, इससे बहुत लोगों को फायदा होगा, तो इसमें आ गया राइट टू प्रॉपर्टी का केस। जो जमींदार थे वो बोलते थे भाई वी हैव द राइट टू प्रॉपर्टी और आप सबसे नहीं छीन सकते। तो 1978 के 44th अमेंडमेंट में इसको हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से। इसी तरह मतभेद चलते रहता है दोस्तों। गवर्नमेंट चाहती है कि फंडामेंटल राइट्स को हटाए जा सकते हैं कुछ मेजर चेंजेस करने के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल इन नेचर, इसको आप हटा नहीं सकते। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि फंडामेंटल राइट्स में जो ऐसे कुछ है, जैसे जमींदारी वाला, राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह वाला, तो उसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। एंड वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, क्या हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए या नहीं चाहिए? ये आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, आपका अपना डिसीजन कमेंट में बताइए। थैंक यू।